आज हम लोग ये WCS का जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए यही जो सेम क्वेश्चन आपका WCS का 6 क्वेश्चन आता है परीक्षा में, हूबहू यही क्वेश्चन आया है। और ये जो हमने उठाया है ये किसी बच्चे का, जैसे जो आप लोग परीक्षा देते हैं फर्स्ट ईयर का, वही सेम पेपर आप में आता है तो उसको हमने डाउनलोड किया है। यदि आप ये 6 क्वेश्चन पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे तो मुझे आशा है कि परीक्षाओं में आप बहुत ही अच्छे नंबरों से जो WCS का 6 क्वेश्चन आएगा उसको आप 100 का 100% करके आएंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन आए हैं और उसका हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि इसी में ही आपका आंसर छुपा होता है, बच्चे जान नहीं पाते हैं। तो उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से कर ले जाएंगे। जैसे देखिए पहले क्वेश्चन हमारा आया है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया ऊष्मा की SI इकाई क्या है। तो आपको हम बताते चलें, सबसे पहले जानिए कि हीट क्या है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। क्वेश्चन ही सॉल्व करना उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि जो भी आपको क्वेश्चंस मिला है थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन, उसका थोड़ा विवरण के बारे में जाने हम लोग, ताकि ज़्यादा बेहतर हो। तो हम सब लोग ऊष्मा को बता दें कि ऊष्मा क्या चीज़ होती है। ऊष्मा किसी ठंडे या गर्मपन का आभास कराती है। ऊष्मा का तात्पर्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है और हमें ठंडे या गर्मपन का एहसास कराएगी। जैसे लोहा है और लकड़ी हम रख दें तो दोनों को टच करके आप बता देंगे कि लोहा ठंडा ज़्यादा रहता है अपेक्षा लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है, लेकिन लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक है, तो ठंडा भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी रहेगा। तो ऊष्मा का स्थानांतरण इसी तरीके से होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको हम लोग ट्रांसफर भी करते हैं। ये ठंडे या गर्मपन का आभास कराता है। एक तरह से ऊर्जा है, ऊष्मा जो है ऊर्जा है। और इसकी इकाई पूछी, आगे सवाल में आएगा कि इसकी इकाई क्या होती है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए पूछा है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा का तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज का एक स्पेसिफिक, यानी कि 1 डिग्री एक ऊष्मा उसको दिया जाए। तात्पर्य ये है कि 1 ग्राम भार का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। इसी अलग अलग पदार्थों का अलग अलग चीजें होती है। जैसे हमने पानी ले लिया, इसमें वाटर ले लिया एक बीकर में, ये हमारा पानी हो गया। इसका जो है हमें क्या करना है, सपोज दैट ये 20 डिग्री टेम्परेचर पर है और इसका हमें टेम्परेचर 21 डिग्री टेम्परेचर करना है। यानी कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, वही हमारा विशिष्ट ऊष्मा होता है। तो आप लोग इसको एकदम एक तरीके से याद कर सकते हैं कि जो पानी है इसका विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी ये चीज़ें पूछी जाएगी कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ऊष्मा की SI इकाई क्या है। हम लोग जानते हैं कि अभी आगे क्वेश्चन में आएगा कि कौन कौन पद्धतियाँ होती हैं, क्या चीज़ होती है। तो SI इकाई को ही हम लोग MKS पद्धति भी कहते हैं। इसी को SI इकाई को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसका पूरा नाम है, इसी को MKS पद्धति भी कहा जाता है। पद्धति अब कौन कौन सी होती है, एक हमारा MKS होती है, एक CGS पद्धति होती है और एक FPS पद्धति होती है। ठीक, इसमें हम लोग द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया। समय को तो तीनों सेकंड में नापते हैं और द्रव्यमान को चाहे लंबाई को MKS पद्धति में हम क्या है, मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, और द्रव्यमान को जो है किलोग्राम, ग्राम, पाउंड में नापते हैं। ये 3 पद्धतियां हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि MKS पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति, ये क्या है। एक अच्छा 10 की चीजें हैं, बहुत सिंपल है। यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो ऊष्मा की SI इकाई क्या होती है, जूल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। ठीक, SI में पूछ रहा है, होता तो कैलोरी भी है ऊष्मा की इकाई, और ब्रिटिश थर्मल BHU में भी ऊष्मा को हम लोग नापते हैं, लेकिन ये अलग अलग पद्धतियों में है। ये जो है ये दूसरी पद्धति में FPS पद्धति में है, एक कैलोरी हमारा CGS पद्धति में है।
तो हम लोग एमटीएस पद्धति में जब भी पूछेगा उष्मा की तो जूल होती है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग पहले इसको ये हमारा भिन्न दिया गया है 0.456, इसको हम लोग बटे में बदलेंगे पहले। यदि इसको सिंपल सा लिखा जाए तो 456 को यदि साधारण भाषा भिन्न में लिखा जाए तो इसमें 3 अंक बाद दशमलव लगा है तो 1 के आगे 3 कोना लगा देते हैं। सिंपल सा हम लोग तो परसेंटेज में किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हमेशा जानते रहिए। जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 से 3 0 कट जाएगा। अब क्या बचा 456 अपान 10 बचा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 45.6। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक का तात्पर्य समझिए कि क्वथनांक किसे हम लोग कहते हैं। एक चीज होता है क्वथनांक, एक चीज होता है गलनांक। तो क्वथनांक का तात्पर्य है कि कोई भी पदार्थ उस टेम्परेचर पर उबलने लगे। उबलने का तात्पर्य कि वो अपनी अवस्था बदलने वाला हो। यदि द्रव है तो ठोस अवस्था, सॉरी द्रव है तो गैसीय अवस्था में जाएगा। यदि उसका गलनांक की बात होगी तो वो ठोस है तो द्रव में चेंज होगा। तो एक क्वथनांक की बात कर रहा है। तो पानी हमारा हम लोग जानते हैं सिंपल सा कि पानी जो हमारा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। ठीक। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो गलन होती है, यानी वो जमता है, जमनांक होता है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सिंपल सा है, इसका हम लोग राइट आंसर ले लेंगे। ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि इकाई की प्रणालियां में 2 प्रकार से कौन कौन से हैं। तो देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है कि 2 प्रकार की हमारी इकाइयां होती हैं, एक फंडामेंटल और एक डेराइव। यानी कि मूल मात्रक, यदि इसको हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो मूल मात्रक एक होता है और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक 6 मात्रक हैं। कौन कौन से वो 6 मात्रक हैं, जैसे लंबाई हो गया हमारा, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ज्योत तीव्रता हो गए, धारा हो गया, तापक्रम हो गया। ये हमारा 6 मूल मात्रक है। इन 6 का एकदम जानते रहे। अब इनकी जो मूल मात्रक है, अब इनका एमटीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति या पीएस पद्धति में अलग अलग होता है मात्रक। जैसे लंबाई एमटीएस पद्धति की हम बात करें तो 1 मीटर में हो जाएगा, 1 किलोग्राम में हो जाएगा, समय सेकेंड में हो जाता है, जो तीव्रता कैंडेला हो गया, धारा को एम्पियर में, तापक्रम को डिग्री सेंटीग्रेड में। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ये जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक से जो उत्पन्न हो, कौन कौन वो चीजें हो सकती है, आपका दाब हो गया, क्षेत्रफल हो गया, बल हो गया, ये सब हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। इसको दाब को यदि हम क्षेत्रफल को किया जाए तो क्षेत्रफल को जब हम लोग करेंगे तो इसका देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई, वही सीधे सीधे चीजें आ जाती है। लंबाई को भी हम लोग एमटीएस पद्धति मीटर में नापते हैं, इसको भी मीटर में नापते हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर वर्ग हो जाएगा, या स्क्वायर मीटर हम लोग कहते हैं। तो ये जो मूल मात्रक से उत्पन्न हुआ है वह व्युत्पन्न मात्रक है। तो इसको एकदम याद रख लीजिए। कौन सा इसका राइट आंसर होगा हमारा, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। बाकी जो अन्य पद्धतियां का इसमें दे दिया है, जैसे मैट्रिक है, इंटरनेशनल पद्धति, यानी मूल मात्रक को हम लोग 3 पद्धतियों में बांटे गए हैं। आपको इसके पूर्व भी बताए थे, अभी बता दे रहे हैं, एमटीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और सीजीएस पद्धति।
ये 3 में बांटा गया है। एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति ही बना दिया गया है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय संस्था, यानी कि पूरे विश्व मिल के एमकेएस पद्धति को लगभग फॉलो करते हैं, इसीलिए उसको एसआई पद्धति भी कहा गया है। नहीं तो बाकी ब्रिटेन उटेन में जाएंगे तो वहां पर ज्यादातर एफपीएस पद्धति का ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये 3 पद्धतियां, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। तो इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए हैं देखिए, और वो पद्धति के बारे में कर दिया है कि ब्रिटिश और मैट्रिक और इंटरनेशनल। मैट्रिक को एमकेएस पद्धति कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति को एफपीएस पद्धति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के लीवर में कौन सा उदाहरण है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का लीवर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेशंस होगा परीक्षाओं में, यह क्वेश्चन आपको भी मिलेगा। यानी कि बस 5 से 10 मिनट का यदि आप वीडियो देख लेंगे तो मुझे आशा है कि ये सारे क्वेश्चन पुनः रिपीटेशंस होगा, आप इजी तरीके से परीक्षाओं में करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट ऑर्डर का जो लीवर का उदाहरण है भैया, एक हमारा जो आंसर है सीजर का एक पेयर। लेकिन अब क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, आपको बता दें कि देखिए इसमें एक प्रयास होता है और एक आलंब होता है, इसको हम लोग प्रयास करते हैं और इसको आलंब करते हैं। ये जो लीवर हमारा रहेगा उसमें 3 चीजें रहती हैं, आलंब, एक और भार रहेगा या लोड, इसको हम लोग कहते हैं। इसको भार को W से प्रदर्शित करते हैं, आलंब को F से और इसको P से, प्रयास को इफोर्ट को P से प्रदर्शित। यदि ये फर्स्ट टाइप का लीवर उदाहरण रहेगा तो इस तरीके से बीच में आलंब रहेगा, जैसे कैंची हो गया हमारा, और जो बच्चों का झूला होता है तराजू हो गया, बीच में आलंब हम लोग लगा देते हैं, इधर उधर मूव करता है, ऐसे ऐसे झूलता है। बच्चों का झूला जो दो, एक साइड बच्चा इधर बैठेगा, एक साइड बीच में आलम टाइप लग जाएगा। तो ये सब फर्स्ट टाइप के उदाहरण है। अब सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप भी आपको बता दें कि सेकेंड टाइप क्या होता है। सेकेंड टाइप में आपका देखिए प्रयास एक तरफ हो जाएगा, लोड एक तरफ हो जाएगा, आलम्ब किनारे हो जाता है। इसमें ये फर्स्ट टाइप का है। ये देखिए अब सेकेंड टाइप की हम बात करेंगे। इसमें देखिए हमारा ये लोड हो गया और प्रयास हो गया, आपका ये आलम्ब हो गया। ये सेकेंड टाइप में हमारा बीच में लोड होता है, कूड़ा गाड़ी, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी। इसका उदाहरण जानते रहिए कि एक पहिए की कूड़ा गाड़ी। बीच में अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जो शहरों में होता है, कूड़ा जो उठाने वाले लोग होते हैं वो एक पहिए के ऐसे हाथ से लेके चलते हैं, इधर पकड़े रहते हैं, हैंडल इसका रहता है, बीच में कूड़े को डाल लेंगे, एक तरफ पहिया यहाँ पे जहाँ आलम है यहाँ पहिया लगा देते हैं। तो एक पहिए की कूड़ा गाड़ी हमारा एक सेकेंड टाइप का होता है। अब थर्ड, अब एक पहिए कूड़ा गाड़ी हो गया। सरौता दूसरा का चीज आता है, सरौता भी होता है। आप लोग पान के दुकान पे जाएंगे तो वो सरौता रखे रहते हैं, अक्सर आप देखिएगा कि वो बीच में रख के सुपारी को ऐसे काटता है, यानी कि जो लोड है वो हमारा बीच में है। यदि लोड बीच में आ जाएगा तो सेकेंड टाइप का लीवर हो गया। ठीक, अब थर्ड टाइप का जो लीवर होता है उसका उदाहरण आपको बता दें। इफोर्ट बीच में लगेगा, जो थर्ड टाइप का लीवर रहेगा, इधर हम फिगर बना दे रहे हैं। आलम्ब एक साइड हो जाएगा, फलक्रम, और लोड एक किनारे आपका हो जाएगा। ये लोड हो गया, बीच में सपोर्ट लगेगा, प्रयास जो है बीच में लगेगा। ठीक ना, यहाँ पे इफोर्ट लगता है। ठीक, और इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण है चिमटा। आप सभी लोगों को घरे में रोटियां बनती होगी तो उसको देखिएगा कि हम लोग चिमटा को बीच से पकड़ते हैं। चिमटा को अक्सर प्रयास जो है, यानी जो बल हम लगा रहे हैं, चिमटा एक तरफ से आलम्ब हो गया, एक तरफ से रोटी को पकड़ते हैं तो वो लोड हो गई, रोटी लोड हो गया, जिससे हम बीच से पकड़ के उठा रहे हैं वही हमारा प्रयास है। और फिर
दूसरा का उदाहरण पूछता है कि कोहनी से लेके यहाँ तक का हाथ, कोहनी से लेके यहाँ तक का जो हमारा हाथ होता है वही क्या होता है आपका थर्ड टाइप का लीवर। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ हमने लोड रख दिए, लोड इसको हम मान रहे हैं, यहाँ देखिए आलम्ब हो गया और यहाँ के बल से हम उठा रहे हैं, प्रयास हमारा यहाँ बीच में लग रहा है। इसीलिए यहाँ से पूछता है कि कोहनी से लेके हाथ तक का कौन सा लीवर का उदाहरण है, तो ये हमारा थर्ड टाइप लीवर का उदाहरण है। ये विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें देखिए दिया भी होगा कि लाइन ट्वीजर, ये सब क्या है, ये नींबू गाड़ने वाला, ये भी बीच में ये सेकेंड टाइप का है। फायर टांग्स, ये भी हमारा क्या है, सेकेंड टाइप का ये सब है। ये सब सेकेंड टाइप्स का है। बाकी ये एक व्हील बैरो, ये भी सेकेंड टाइप्स का है। तो इस प्रकार से हम लोग 6 क्वेश्चन पूरा अपना पढ़ लीजिए, यही बार बार आपके परीक्षाओं में आएगा और आप इजी तरीके से परीक्षाओं को पास कर लेंगे, ये मेरा दावा है। धन्यवाद।